चलिए चलते हैं हम अपने नाटक सिंदूर की होली पर। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है और इसमें 3 अंक हैं। यह नाटक 12 घंटों में का है, बस 12 घंटे इसमें हैं। यह एक एकांकी की तरह है, लेकिन इसे एकांकी से थोड़ा अधिक बड़ा है, इसलिए हम इसे नाटक की संज्ञा देते हैं। और इसमें जो पात्र हैं उन पर यदि हम चर्चा करें तो जो मुख्य पात्र है मुरारी लाल डिप्टी कमिश्नर है, उसका मुंशी है माहिर अली। मुरारी लाल 40 वर्ष का है और माहिर अली मुंशी है उसका। ठीक है। मुरारी लाल की पुत्री है चंद्रकला जो 20 वर्ष की है। उसकी एक सहेली है मनोरमा जो 2 वर्ष छोटी है चंद्रकला से। ठीक है। और जो कि विधवा है। अब माहिर अली मुरारी लाल एक लड़के को पालता है जिसका नाम है मनोज शंकर, जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहा है। भगवंत सिंह एक है और एक हरनाम सिंह है। भगवंत सिंह जो मुरारी लाल के पास केस लेकर आता है अपना, और हरनाम सिंह है जिसके विषय में वो केस लेकर आता है। और रजनीकांत एक 17-18 वर्ष का लड़का है। रजनीकांत के पिता रमापति हैं। ठीक है। और ये पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इसमें किन किन समस्याओं को उठाया गया है। इसमें नारी के चिरंतन शाश्वत समस्या को वाड़ी दी गई है। प्रेम समस्या पर इसमें चर्चा की गई है और समाज के विपरीत प्रेम को दिखाया गया है। ये 1934 का नाटक है और उस समय इसमें विधवा विवाह और प्रेम की समस्या को दिखाया गया है, उस समय के समाज से विपरीत। विधवा विवाह की समस्या दिखाई गई है, इसमें काम संवेग की समस्या दिखाई गई है, नारी शिक्षा दिखाई गई है, जैसी करनी वैसी भरनी मुरारी लाल के साथ होता है और इस तरह से दिखाया गया है। रूढ़ियों का खंडन भी दिखाया गया है। अभी हमने भूमिका में देखा था कि जो लक्ष्मी नारायण मिश्र थे वो कह रहे थे कि रूढ़ियाँ कोई भी हो, धर्म की किसी भी चीज़ की, वो तोड़नी है। तो रूढ़ियों का खंडन भी इस नाटक में दिखाया गया है। तो आइए चलते हैं हम अपने नाटक पर। ये एक पूरा नाटक है और मैं ये पूरा पढ़ूंगी और आगे चलकर मैं बहुत जल्दी जिन लोगों के पास कम समय है उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो 24-25 मिनट का बनाऊंगी, इसमें से पूरी कथा भी आपको बताई जाएगी। चलिए चलते हैं। बरसात का दिन प्रायः एक पहर दिन चढ़ चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो रहा है। किस दिन से प्रारंभ हुआ? बरसात के दिन से। एक पहर दिन का बीत चुका है, आकाश में घने बादल हैं और मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो रहा है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगला स्थान है। बंगले के सामने की ओर एक बड़ा कमरा है जिसमें अंग्रेजी ढंग के एक दूसरे से लगे हुए सामने की ओर 4 दरवाजे हैं। दरवाजे सभी खुले हुए हैं और कमरे के बीच में एक बड़ी मेज के चारों ओर लकड़ी की कुर्सियां रखी हुई हैं। मेज पर एक अंग्रेजी अखबार, एक तश्तरी में पान, इलायची और उसके पास ही गोल्ड फ्लेक सिगरेट का डिब्बा और दिया सलाई पड़ी है। दूसरी ओर की दीवार में 2 अलमारियां हैं जिनमें मोटी मोटी पुरानी किताबें रखी हैं। किसी की जिल्द उखड़ गई है और किसी की जिल्द का कपड़ा सड़ गया है और गंदी दफ्ती देख पड़ती है। कमरे के सामने मेहराबदार गोसवार है जिसमें खंभों की ये सीमेंट कहीं कहीं उखड़ गया है और भद्दी ईंटें दिखाई पड़ रही हैं। गोसवारे में दीवार के किनारे बांस की 2 कुर्सियां रखी हैं। गोसवारे के दोनों ओर 2 गोल कमरे हैं जिनमें एक एक दरवाजे गोसवारे में हैं और एक पीछे की और बड़े कमरे में बंगले के भीतरी भाग में जाने का रास्ता है। मुरारी लाल का मुंशी माहिर अली बाहर की ओर से कमरे में प्रवेश करता है। माहिर अली मेज पर की चीज़ें इधर उधर करता है, अपने अंगोछे से कुर्सियों को इधर उधर हटाकर फाड़ता है और फिर उन्हें ठीक जगह पर लगा रहा है। भीतर से मुरारी लाल का प्रवेश होता है। मुरारी लाल जो माहिर अली का मुंशी है, कहाँ चले गए थे? जो 9:30 हो रहा है।
आज मुकदमे अधिक हैं, घंटे भर के बाद मुझे चला जाना पड़ेगा और तुम्हारा पता नहीं, मुरारी लाल कहता है। ठीक है, आगे बढ़कर सॉरी मैंने यहाँ पे कह दिया है शायद कि माहिर अली मुंशी है, मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है। ठीक है, तो मुरारी लाल जी कहते हैं कि कहाँ चले गए थे? जी 9:30 हो रहा है, आज मुकदमे अधिक हैं, घंटे भर के बाद मुझे चला जाना पड़ेगा और तुम्हारा पता नहीं है। आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है। माहिर अली आए थे उनके भतीजे। मुरारी लाल किसके भतीजे? माहिर अली राय साहब भगवंत सिंह के भतीजे, जो यहाँ वकील हैं, वही जो बातें हुई थी परसों। मुरारी लाल उत्साह से, अच्छा, सिर पर हाथ रखकर, आजकल बात याद नहीं रहती। हाँ तो क्या तय रहा? मनोज के विलायत जाने का खर्चा इनसे वसूल कर लो, इसी में तुम्हारी चालाकी है। माहिर अली तो वह भी तैयार है, लेकिन एक बात। मुरारी लाल बात क्या? माहिर अली पट्टीदारी का झगड़ा है। उस दिन जो लड़का आपसे मिलने आया था, जिसकी उम्र 17-18 साल के करीब थी, उसके बाप को मरे अभी साल भर हो रहा है। अब उसे कमज़ोर और गरीब समझकर राय साहब उसका हक भी हड़प लेना चाहते हैं। बेचारा उस दिन रोने लगा था। एक ही दिन एक ही खानदान और एक ही खून। मुरारी लाल अच्छा, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? मैं खूब जानता हूँ भगवंत बड़ा जालिम है, लाखों रुपए रैयत को लूट कर जमा कर लिए हैं। अभी तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था, इस साल राय साहब भी हो गया है। उधर का सारा इलाका उसके रौब में है, जो चाहेगा कर लेगा, तो फिर मैं क्यों ना कुछ उसकी और देखने लगता है। यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर जो भगवंत सिंह है और जो रजनीकांत थे, 17-18 साल का जो लड़का है वो रजनीकांत है। भगवंत सिंह रजनीकांत से सब कुछ हड़प लेना चाहता है। आई थिंक रजनीकांत ही, आगे भी हम चल के देखेंगे। मेरा यह पढ़ा हुआ है 2-3 बार और फिर भी मैं कई बार इसको भूल जाती हूँ। कोई भी चीज़ होती है, जब हम लंबे समय तक उसको देखते नहीं हैं तो जो स्मृतियाँ हैं वो थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मुरारी लाल है वो माहिर अली से किस तरह बातें कर रहा है। किस बारे में? भगवंत सिंह के बारे में, कि भगवंत सिंह आएगा और उसको पैसे देता है, लगभग 10,000 रुपये तक उसको कहता है देने के लिए। आगे हम देखते हैं। मुरारी लाल कहता है कि जो सब बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, तो मैं क्यों ना धो लूँ। और इस तरह से वो कहता है कि मतलब सब कर रहे हैं, जो चाहे वो कर ही लेगा, अगर मैं ना भी करूँ तो वो किसी और से करवा लेगा भगवंत सिंह। तो इसलिए वो कहता है कि वो ही ना फ़ायदा उठा ले कुछ। माहिर अली वह तो राजी है देने को, 10,000 लेकर तो वह भी आ रहा है, लेकिन उस लड़के की जान जाएगी। हुजूर को खुश कर लेने के बाद वह उसकी जान ले लेगा। पुलिस उसकी राय की ही है ही। इधर आपकी ओर से भी वह बेखौफ हो जाएगा और देहात के लोग उसके दबाव में रहेंगे ही। इसलिए मुरारी लाल, हाँ क्या इसलिए? माहिर अली, हुजूर मुझे तो उस बदकिस्मत लड़के पर रहम हो रहा है। मुरारी लाल, लेकिन इसमें हो ही क्या सकता है? माहिर अली, उससे तो हुजूर तो जो कुछ कहेंगे मान जाएगा ही। राय साहब को भी दबा कर सुलह करा दीजिए। मुरारी लाल कुछ विरक्त होकर, अच्छा देखा जाएगा। मनोज को रुपया तो मिल जाएगा होगा, अब तक मिल गया होगा, अब तक माहिर अली मिल गया होगा या आज मिल जाएगा। मुरारी लाल, देखना कहीं उसे मालूम ना हो जाए। माहिर अली, किसे सरकार? मुरारी लाल, मनोज शंकर को, वह बात केवल तुम ही जानते हो। माहिर अली, लेकिन आप यह बार बार क्यों कहा करते हैं? उसमें भी तो मैं ही। मुरारी लाल, मुझे उस बात का बड़ा दुख है। मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी वजह से आत्महत्या की थी, चुप होकर जैसे किसी गहरी चिंता में पड़ जाता है। 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह का पर स्याही पुत जाएगी और मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। कुर्सी पर झुककर गहरी सांस खींचने लगता है। देखिए यहाँ पर जो मनोज शंकर है
जिसको अब मुरारी लाल पढ़ा लिखा रहा है लखनऊ में रहकर। उसका सारा खर्च भी मुरारी लाल उठाता है, लेकिन उसके पिता को जो मारा था, मतलब पिता ने उसकी जो आत्महत्या की थी वो मुरारी लाल की ही वजह से की थी। बाद में मनोज को पता भी चल जाता है, और मनोज को जो वो पढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं उसके मुरारी लाल के भीतर एक गिल्ट है, और वो ये भी चाहता है कि जो मनोज शंकर है उसका विवाह अपनी जो उसकी पुत्री है चंद्रकला उसी से करा दिया जाए, ताकि मनोज का जो है वो भी उसका हो जाए, और मनोज पर जो उसने खर्च किया है इतने लंबे समय तक वो भी उसकी पुत्री के साथ मतलब उसका हो जाए। तो यहाँ भी मुरारी लाल की एक चाल ही है। और आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा कि 10 वर्ष का समय निकल गया। मतलब जब मुरारी लाल बात कर रहा था तो इस बात को 10 वर्ष का समय निकल गया था। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। और एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि 10,000 रुपये माहिर अली जब मुरारी लाल को बता रहा होता है तो वो बताता है कि वो 10,000 रुपये लाने के लिए तैयार हैं। माहिर अली कुछ रूखे स्वर में, हुजूर अगर मुझ पर सुबह करते हो तो मुझे जवाब दे दे। मुरारी लाल एकाएक कुर्सी से उठकर माहिर अली का हाथ पकड़ते हुए, मैं तुम पर शुबहा नहीं करूँगा, शुबहा मतलब शक करूँगा। तबीयत बेचैन हो जाती है तो कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं, तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं। हाँ, ज़रा भीतर जाकर चंद्रकला से पूछो तो सवेरे की डाक में कोई ज़रूरी पत्र तो नहीं है। माहिर अली का प्रस्थान होता है। मुरारी लाल कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगता है। मुरारी लाल की अवस्था इस समय प्रायः 40 वर्ष की है। गोरा और स्वस्थ शरीर, आंखें छोटी लेकिन चमकती हुई, और घने काले बाल जो पीछे की ओर घूम पड़े हैं। दाढ़ी मूछ बनी हुई है। कमीज चौड़ी, मुहरी का पजामा और पंजाबी कुर्ता पहने हैं। इस वेश में मुरारी लाल पूरा युवा मालूम हो रहा है। चंद्रकला के साथ माहिर अली का प्रवेश होता है। चंद्रकला मुरारी लाल की लड़की है। यूँ तो चंद्रकला की अवस्था 20 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उसकी आकृति से लड़कपन की सरलता झलकती है, जो उसकी सुंदरता और भी लुभावनी बना रही है। वह हल्के रंग की रेशमी साड़ी पहने हैं, जिसके आंचल और किनारों पर जरी का काम है। मुरारी लाल माहिर अली की ओर देखकर, बाहर जाओ, शायद आ रहे हों। माहिर अली का प्रस्थान चंद्रकला की ओर ध्यान से देखते हुए, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत ठीक है ना? चंद्रकला मुस्कुराने का प्रयत्न करती हुई, नहीं तो। मुरारी लाल कुर्सी पर बैठते हुए, नहीं क्यों, तुम उदास हो रही हो, कोई पत्र? एकटक उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला कुछ सहम कर, लखनऊ से उनकी बीमारी फिर उभड़ गई है। किसी दिन 2 खराटे से अधिक बेहोशी में रहे। धरती की ओर देखने लगती है मुरारी लाल। मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। यह अवस्था ही ऐसी होती है। पिछली बार गया था, नियम से ना तो भोजन करता है ना नियम से सोता है। रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते हैं और वह कमरा बंद कर पार्क में जाकर बांसुरी बजाता है। इस तरह स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। सोचने की मुद्रा में, उसका भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता। अपनी ओर से तो मैंने दूसरे के लिए कोई कहाँ तक अपनी जान ना मालूम, इस झंझट से कब छुट्टी मिलेगी? चंद्रकला संदेह और उद्वेग से उनकी ओर देखती है। चंद्रकला, लेकिन यह झंझट भी तो आपने स्वयं नहीं, तो उनसे आपका कोई संबंध नहीं। मतलब कि चंद्रकला कह रही है कि यह झंझट भी तो आपने स्वयं पाला है, वरना उनसे तो कोई आपका संबंध नहीं। मुरारी लाल कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, मैं क्या करता हूँ इसकी आलोचना तुमको नहीं करनी चाहिए। चंद्रकला, मैंने कुछ कहा तो नहीं कि? मुरारी लाल हाथ हिलाकर, चुप रहो। कहा क्यों नहीं? मेरा उससे कोई संबंध नहीं। वह तुम्हें कैसे मालूम? मेरे मित्र का लड़का है। मरने के समय उसने उसे मेरी गोद में डाल दिया था, इसलिए मैं उसके लिए इतना चिंतित रहता हूँ। जब तक वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, मेरा कर्तव्य उसके साथ यही रहेगा। चंद्रकला, अच्छा तो आप मुझे क्षमा करें। मुरारी लाल, यह क्षमा तुम नहीं मांग रही हो,
तुमको जो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी है, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। जाओ भीतर। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। देखिए यहाँ पे नारी शिक्षा के प्रति जो समस्या है वह उभारी गई है कि किस तरह से एक लड़की है जो वो पढ़ लिख गई है तो फिर भी वो सवाल नहीं कुछ कर सकती है, और अगर करती है तो वो उसकी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं आज भी यह समस्या बनी हुई है। चंद्रकला का प्रस्थान। मुरारीलाल तश्तरी से पान निकालकर मुंह में डालते हैं। माहिर अली का प्रवेश होता है। माहिर अली आ गए, एक आदमी और साथ में है। मुरारीलाल जल्दी से उठकर, मैं भीतर जाता हूँ, रुपया लेकर भीतर चले आओ, उन लोगों को यहाँ बैठा कर फिर मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। माहिर अली, लेकिन मैं। मुरारीलाल भीतरी दरवाजे से, कोई बात नहीं, मैं तो फिर आ ही जाऊंगा। प्रस्थान करता है। माहिर अली गोसवारे में जाकर खड़ा होता है। भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह का प्रवेश होता है। भगवंत सिंह माहिर अली का हाथ पकड़कर, साहब कहाँ हैं? माहिर अली रूखे स्वर में, भीतर हैं, चलिए बैठिए, कहकर कमरे के भीतर हाथ उठाकर संकेत करता है। भगवंत सिंह कातर होकर, आप नाखुश क्यों हो रहे हैं? मैं आपको भी खुश कर तब यहाँ से जाऊंगा। उसका हाथ पकड़कर, चलिए आप भी भीतर चलिए। माहिर अली भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह के साथ कमरे में प्रवेश कर मेज के पास खड़ा हो जाता है। जाकर माहिर अली, बैठिए आप लोग। भगवंत सिंह, बैठिए आप पहले। हरनंदन की ओर देखते हुए, हाँ आप भी बैठिए। माहिर अली, आप बैठते क्यों नहीं साहब? कड़े शब्दों में, यहाँ का इंतजाम हो जाएगा, आप चुपचाप बैठिए। भगवंत और हरनंदन सहम कर बैठते हैं। हाँ कहिए, लाए हैं? भगवंत सिंह हरनंदन सिंह की ओर देखकर, हाँ लाया गया है साहब को। माहिर की ओर देखता है। माहिर अली, साहब लोग अपने हाथ से नहीं लेते। हाथ हिलाकर धरती की ओर संकेत करते हुए और उसी क्षण ऊपर हाथ उठाकर, यहाँ और वहाँ जवाब देने की भी तो कुछ चाहिए। जिस दिन हिसाब होगा उसी दिन के लिए अपने हाथ से नहीं लेते। निकालते क्यों नहीं? रखिए यहाँ इस मेज पर। देखिए कितना व्यंग यहाँ पे है कि माहिर अली कह रहा है कि जो साहब लोग हैं वह अपने हाथ से रिश्वत नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब धरती पर, और ऊपर मतलब कि जब मरने के बाद भी हिसाब होगा तो उस हिसाब में भी तो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए साहब लोग अपने हाथ में नहीं लेते, क्योंकि कभी ना कभी तो हिसाब देना ही होगा। भगवंत सिंह कुछ सहम कर हरनंदन की ओर संकेत करता है। हरनंदन कुर्सी से कुछ ऊपर उठते हुए कुर्ते के नीचे दोनों हाथ ले जाकर जैसे कोई गांठ खोलता है और एक रुमाल जिसके बीच में नोट बंधे हुए हैं मेज पर रखता है। भगवंत सिंह रुमाल की गांठ खोलकर मेज पर रखता है। भगवंत सिंह माहिर अली की ओर संकुचित दृष्टि से देखते हुए, गिन लीजिए ना। माहिर अली भगवंत की ओर तीव्र दृष्टि से देखते हुए कहता है, कहिए भी कितना है? यहाँ चढ़ आने पर आप झूठ नहीं कह सकते। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं, लगान वसूल करने में, वक्त और बिरादरी में। भगवंत 10,500। माहिर अली, अच्छा तो 500 और? हरनंदन मुस्कुराते हुए, 500 आपके लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 10,000 की बात की गई थी, 10,000 लाने वाले थे, लेकिन भगवंत सिंह लाए कितने थे? 10,500 रुपये किसके लिए लाए थे? माहिर अली के लिए। ठीक है, तो मेरे लिए 500। हरनंदन सिंह, जी हाँ आपके लिए। भगवंत की ओर संकेत कर, आपने बाबू साहब को समझा क्या है? इस कलेजे का आदमी इस जिले में नहीं। हाँ साहब, अभी आपका कभी साबका नहीं पड़ा, नहीं तो आप बाबू साहब को समझ गए होते। इस जिले में कोई ऐसा अफसर नहीं जो इनकी तबीयत ना जानता हो। लाखों रुपया इन्होंने हाकिमों के लिए खर्च कर दिया है। माहिर अली की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। माहिर अली कुछ सोचकर, अच्छा वह अलग कर दीजिए। हरनंदन 5 नोट निकाल कर अलग करता है। 5 नोट निकाल कर अलग करता है, इसका मतलब है कि जो नोट थे वो 100 रुपए के थे। भगवंत सिंह 100 के 100 हरनंदन की ओर देखता है। हरनंदन सिंह, जी हाँ। माहिर अली की ओर देखकर, हाँ ले जाइए।
माहिर अली अनिच्छापूर्वक 5 नोट उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और शेष नोट दोनों हाथों में पकड़कर जल्दी से भीतर निकल जाता है। ऐसा मालूम होता है जैसे हाथ में आग लेकर भागा जा रहा हो। हरनंदन सिंह साहब से इसकी शिकायत करनी चाहिए, मालूम होता है कहीं का नवाब है। भगवंत सिंह को सोचकर क्या कहा जाएगा। हरनंदन किससे? भगवंत सिंह साहब से और किससे? आप चुप बैठे रहिएगा, मैं सब कह लूँगा। साल भर में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, अब क्या? भगवंत सिंह, तुम्हारा ही तो भरोसा है, नहीं तो अब तक तो वह लौंडा मेरी इज्जत बिगाड़ दिए होता। हाँ, यह तो कहा जाएगा ना कि उसकी ओर ध्यान से देखकर तुम उसके चचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो, और तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं, क्यों? ठीक होगा। हरनंदन सिंह, मेरे 2 लड़के हैं, एक भी काम ना आए। अगर आपके बारे में मेरे मन में कुछ भी कपट हो, रिश्तेदारी की परवाह मुझसे नहीं। बने थे जब भाई साहब जीते थे तब मुझे क्या दे दिया था, अब बिगड़ जाने पर जब अपने ही मेरे ठिकाना नहीं तो मुझे क्या दे देंगे। भगवंत सिंह मुस्कुराकर, क्यों, तुम्हारा मकान उन्हीं की लकड़ी से बना था? फिर मुस्कुराता है। हरनंदन सिंह, आप भी तो 2 पेड़ शीशम की इसी बात का, उतनी लकड़ी तो आपने थाने के सिपाहियों को दे दिया था। भगवंत सिंह, दस्तावेज में फेर दूंगा, मैं समझूंगा तुम मेरे सगे नातेदार हो, नातेदारी छूटना नहीं, मालूम होगा। नहीं, उस घर में, इस घर में सही, कोठी को का कितना देना होगा? आपको लेकर वही 1000 दिया। यहाँ पर जो बातचीत चल रही है यह भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह के बीच में। भगवंत सिंह कहता है कि तुम्हारा ही भरोसा है, मतलब हरनंदन सिंह का ही भरोसा है, वरना वह जो लड़का है वह तो मेरी इज्जत बिगाड़ देता। और वह भगवंत सिंह हरनंदन सिंह से कहता है कि वह जो लड़का है वह तो तुम्हारा, तुम उसके चाचा हो, क्योंकि उसके बाप के मामा के लड़के हो तुम, और फिर भी तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं है। तो हरनंदन सिंह कहता है कि मेरे 2 लड़के हैं लेकिन एक भी काम ना आए, और रिश्तेदारी ने तो मुझे कभी कोई काम का दिया ही नहीं। जब भाई साहब अर्थात जो रजनीकांत है उसके पिता जिंदा थे तो मुझे तब तो कुछ था भी, और अब तो उनके मरने के बाद अब तो कुछ भी नहीं बचा है। तो भगवंत सिंह मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हारा मकान तो उन्हीं की लकड़ी से बना है। उसके बाद हरनंदन सिंह कहता है कि आपका जो 2 पेड़ शीशम के हैं यह भी तो, लेकिन बाद में उससे याद आ जाता है कि उतनी लकड़ी तो आपने थाने के सिपाहियों को दे दिया। मतलब बाद में उसे याद आ जाता है कि भगवंत सिंह से कोई भी बैर मोल लेना अच्छी बात नहीं है, और फिर वो उसकी चाटुकारिता करने लगता है कि उतनी लकड़ी तो आपने थाने के सिपाहियों को दे दिया। भगवंत सिंह फिर कहता है कि दरवाजे में फेर दूंगा, मतलब कि मैं आपको दरवाजे दे दूंगा, मैं समझूंगा तुम मेरे सगे नातेदार हो। मतलब जो भगवंत सिंह रजनीकांत को यहाँ पे उसका सारा पैसा हड़पने आया है, लेकिन अब वो नई रिश्तेदारी बना रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है वो चाटुकारिता कर रहा है यहाँ पे। नातेदारी छूटना नहीं, मालूम होगा, नहीं उस घर में, इस घर में सही, कोठी का कितना देना होगा। हरनंदन सिंह कहता है कि आपसे लेकर वही 1000 दिया, कुछ सोचकर 1000 होगा, और सूद जो कुछ 150 और हो। भगवंत सिंह कहता है इस बार चलकर 1500 और ले लो, बंगले में सीमेंट और किवाड़ भी लगवा लो, हो जाएगा सब इतने में। कितने रुपए कहता है? 1500 रुपये कहता है कि और ले लो। हरनंदन सिंह कहता है कि अच्छी तरह से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इतने में कोठी का हिसाब भी साफ हो जाएगा और बंगले का काम भी खत्म हो जाएगा। भगवंत सिंह फिर कहता है कि तुम्हारे यहाँ आता तो कुछ खिला दिया जाता, झगड़ा साफ हो जाता। हरनंदन सिंह कहता है हाँ, हो सकता था, लेकिन आप नहीं जानते वह 18 बरस का लड़का चालाकी में आपसे कम नहीं है। इस बार तिलक में दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं उसके शत्रु के साथ हूँ, उस पर भी वह संबंध नहीं तोड़ता। मेरे लड़के के तिलक में आता है, वहाँ गया। पहर भर रात बीत जाने के बाद जब तिलक की तैयारी हो रही थी, मैं तो यह समझे था कि वह नहीं आएगा,
था। वहाँ गया लेकिन जल तक नहीं लिया। तिलक चढ़ने के समय इस तरह आंगन में गया जैसे खुद घर का मालिक हो। मुस्कुराकर मैं जाकर देखता हूँ आंगन में बिछावन लगवा रहा है, आदमियों को जल्दी करने के लिए डांट फटकार रहा है, औरतों को इधर उधर वो सवारी में पर्दे लगा रहा है। और उसका काम तो होता है भूत की तरह ना। बात की बात में सारा काम उसने ठीक कर दिया। रामनाथ को सब कपड़े अपने हाथ से पहनाया। आपके यहाँ आदमी जाकर लौट आया था, टोपी कहीं चली गई थी। मैं इस चिंता में था कि काम कैसे चलेगा। उसे मालूम हुआ कि टोपी नहीं मिली है। अपना कामदार साफा उसके सिर में बांध दिया, चादर और अपनी अंगूठी भी उसे दे दी। चुप होकर भगवंत सिंह की ओर देखने लगता है। भगवंत सिंह, तो यदि वह नहीं गया होता तो तुम्हारी इज्जत हरनंदन सिंह, खैर इज्जत बिगड़ती या ना बिगड़ती लेकिन उतनी शोभा तो नहीं होती। मेरे मन में तो आया था कि चलकर आपका पैर पकड़ लूं और कहूं कि उससे सुलह कर लीजिए। यहाँ पे हरनंदन सिंह जो रजनीकांत है उसके विषय में बता रहा है कि किस तरह से वो आया था और उसने किस तरह से बिना निस्वार्थ भाव से सभी कुछ किया था। लेकिन उन लोग को इसमें भी उसकी चालाकी नज़र आ रही है। और हरनंदन सिंह यह भी कहता है कि मेरे मन में आया था कि मैं जाकर आपसे कहूं कि आप जो मुकदमा है वो वापस ले लें और सुलह कर लें। भगवंत सिंह कहता है हूँ तो अभी भतीजे का मोह बना हुआ है, मैं उससे सुलह करूँगा। यही कहने के लिए कि मजबूर होकर उन्हें सुलह करनी पड़ी। मैं रगड़ कर मार डालूंगा। उसके बाप ने से 15 वर्ष बड़ा हूँ, इस लड़के के साथ मैं सुलह करूँगा। यहाँ पे देख लीजिए भगवंत सिंह जो है वो उसके बाप से कितना वर्ष बड़ा है, उसके पिताजी से 15 वर्ष बड़ा है। मेरा कोई लड़का हुआ तो उसकी उम्र का मेरा पोता होता। पट्टीदार और दाल और तो गलाने की चीज़ होती है, दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। अपनी ज़िंदगी में 2 लाख रुपए की ज़मीन मोल ली मैंने और 1 लाख रुपए नगद जमा किया। उसके मजाल की वह मेरा जवाब दे। हरनंदन सिंह, लड़कपन है, साल भर भी नहीं हुआ, घर का मालिक मरा है। सोचता है कि हर गांव में आपके खेवट में हिस्सेदार है। परते पर हली हुकूमत उसे भी मिलनी चाहिए। भगवंत सिंह, यह 10,000 आज इसलिए दिया है कि आने दो आने के पट्टीदारों को भी हली हुकूमत मिले। जंगल में 2 शेर नहीं रहते, कहाँ मेरे यहाँ काम करते हैं इसलिए उसके यहाँ भी करें। 2 दर्जा अंग्रेज़ी पढ़ ली, अब कुएं से पानी निकालने में लाज लगती है। शादी गर्मी में कहार काम करते हैं, मैं नहीं मना करता, अब वहाँ भी बद कर दूंगा। बंटवारा करा ले, तुम तो उसके चचा हो। भौं टेढ़ी करके सिर हिलाते हुए, उसके बाप के ममेरे भाई हो। तुम्हारे यहाँ शुभ के अवसर पर तुम्हारे लड़के का चढ़ावा था, तुम्हारे यहाँ उसने जल नहीं पिया। 10-20 दूसरे आदमी तुम्हारे यहाँ भोजन कर गए और वह सगा नातेदार होकर उपवास कर चला आया। नातेदारी का मोह रखना हो तो उसी से लेकर मेरा रुपया लौटा दो, लेकिन वहाँ तो नमक तेल का भी ठिकाना नहीं है। और नहीं तो चुपचाप मुझसे लेकर औरों को दे डालो। और जिस तरह से कहता हूँ हरनंदन सिंह सहम कर, मैं तो सब तरह से तैयार हूँ, मेरे यहाँ वह आएगा नहीं तो भोजन में एकाएक चुप हो जाता है। यहाँ पर वो बताते हैं, जो भगवंत सिंह होता है वो कह रहा है कि उसने तुम्हारे यहाँ सब कुछ किया लेकिन पानी तक नहीं पिया। इसके मतलब वो उसके भीतर अभी भी कोई चालाकी, कोई होशियारी और कोई प्लान, कोई कुचक्र चल रहा है। और तुम्हें अगर उसके पास जाना है तो तुम जो मैं कहता हूँ वो उससे करवा कर दे दो और चले जाओ। फिर हरनंदन सिंह कहता है नहीं, मैं तो इस तरह का कुछ भी नहीं चाहता। और भगवंत सिंह फिर कहता है कि हरनंदन सिंह के कंधे पर हाथ रखकर धीमे स्वर में कहता है, कुछ नहीं, जिस दिन तुम उसे संख्या दे दो उसी दिन, हाँ जी उसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर हाथी बंधवा दूंगा। दुनिया में सब कोई अपना अपना देखता है, संख्या अर्थात जहर दे दो तो उस दिन तुम्हारे दरवाजे पर हाथी बंधवा दूंगा। ये कौन कहता है? भगवंत सिंह हरनंदन सिंह से कहता है। हरनंदन का चेहरा पीला पड़ जाता है। मुरारी लाल का प्रवेश होता है और भगवंत सिंह
और हरनंदन कुर्सी छोड़कर उठते हैं। मुरारी लाल आगे बढ़ते हुए हाथ उठाकर बैठे रहिए। उन दोनों को बारी बारी तनिक सा हाथ मिलाकर कुर्सी पर जा बैठता है। राय साहब बैठिए आप, हरनंदन की ओर संकेत कर। आपका परिचय? भगवंत सिंह, आप मेरे मामू के लड़के हैं। भगवंत सिंह कहता है, किससे? हरनंदन से कहता है। मुरारी लाल कुर्सी से उठते हुए, आप लोग बैठ जाइए। दोनों कुर्सियों पर बैठते हुए, आपके सगे मामू के लड़के? हरनंदन की ओर देखता है। भगवंत सिंह, जी हुजूर, एक तरह से बिल्कुल सगे। मेरे एक चचेरे भाई के, जो केवल 4 पीढ़ी का अलग मेरे दादा और उसके दादा सगे भाई थे। मैं उसे अपने भाई की तरह मानता था और उसने भी मुझे उत्तर नहीं दिया, गहरी सांस खींचकर। दुर्भाग्य से पिछले साल वह एकाएक बीमार पड़ गया। अवस्था में मुझसे 15 साल छोटा था। उसका मरना तो मेरे लिए चुप होकर बड़े दुख से उनकी ओर देखने लगता है। मुरारी लाल, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। अब उनके घर का काम कैसे चलता है? भगवंत सिंह विरक्ति के स्वर में, एक लड़का है 17-18 वर्ष का, अभी तो वह पढ़ता होगा। भगवंत सिंह, जी नहीं, आपने उसे देखा होगा, अदालत में उसी ने मुझे परेशान कर दिया है। बराबर ठाट बाट के साथ रहता है, घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है, अंग्रेजी फिसन बनाकर घूमता है, एक नंबर का आवारा है। मुरारी लाल, हाँ साहब, रहता तो बड़े ठाट से है और उसकी शिकायत भी मैं सुन चुका हूँ अभी कुछ सोचकर। कई दिन हुए वहाँ के थानेदार कह रहे थे कि दौरे में कानूनगो ने भी कहा था। हरनंदन की ओर देखकर, आप उसे समझा क्यों नहीं देती? आप तो उसके संबंधी हैं। भगवंत सिंह, पूछ ले हुजूर इन्हीं से, यह तो उसके विरुद्ध नहीं कहेंगे। मैं तो खैर इन दिनों उसका शत्रु हूँ। उसके बाप से मुझसे सब लोग जानते हैं कैसे निभी, कभी किसी तरह की शिकायत हकीमों तक नहीं पहुँची। मुरारी लाल मुस्कुराकर, लेकिन हाँ, उसके बाप का नाम रमापति ना था? मुरारी लाल कहता है। हरनंदन सिंह, जो जी। मुरारी लाल, लेकिन उनसे भी तो आपसे नहीं पटी। वह मुसम्मात वाला मामला, जिसके वारिस वह थे, उनके और आपके बीच में हाई कोर्ट तक लड़ता गया, जिसमें वे मुसम्मत के वारिस करार दिए गए। भगवंत सिंह सहम कर, जी हाँ, वह तो हक का मामला था। मुरारी लाल मुस्कुराकर, आपको पहले नहीं मालूम था कि वारिस है कौन, आप या वह? क्यों? आप लोग तो प्रतिष्ठित वंश के हैं, आप लोगों को तो आपस में ही समझ लेना चाहिए। भगवंत सिंह सहम कर, जी हाँ। मुरारी लाल हरनंदन से, क्यों नहीं आप उस लड़के को समझा देते? मुरारी लाल हरनंदन से कहता है। हरनंदन कहता है असमंजस के साथ, हुजूर, मैंने कोशिश तो की, लेकिन वह लड़का मानता नहीं। मैं तो इधर साल भर से उसके घर भी नहीं गया, मेरा विश्वास नहीं करता। मुरारी लाल भगवंत सिंह से, वह चाहता क्या है? भगवंत सिंह कुछ सोचते हुए, वह हुजूर गांजा पीता है, आवारा हो गया है। मुरारी लाल, बस उसने आपका क्या बिगाड़ा? बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराइयां तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है। आनंदन, हुजूर लगान बंदी कर रहा है, बाजारों में कपड़ों की होली जलाता है। मुरारी लाल, इसकी फिक्र सरकार खुद कर लेगी। भगवंत सिंह घबराकर, सरकार में तो उजड़ रहा हूँ। मुरारी लाल मुस्कुराकर, लेकिन मैं नहीं समझता उसके गांजा पीने से या लगान बंदी से आप क्यों उजड़ रहे हैं? भगवंत सिंह, इस साल मेरी लगान नहीं वसूल हो सकती। मुरारी लाल, और जमींदारान तो हैं, अपनी वसूली भी उसने छोड़ दी है। भगवंत सिंह, सरकार रुक कर सिर्फ मेरी लगान बंद कर रहा है। मुरारी लाल कुछ सोचते हुए हरनंदन की ओर संकेत कर, आप कृपा कर बाहर तो जाइए। मैं भगवंत सिंह की ओर संकेत कर, आपसे बात कर लूं। हरनंदन का प्रस्थान। राय साहब, भगवंत सिंह, जी। मुरारी लाल, लड़का है और आप बूढ़े हुए।
भगवंत सिंह जी, आप खुद विचार कर लीजिए। भगवंत सिंह भर्राई हुई आवाज़ में, मेरी इज्जत बिगड़ गई है सरकार, हली हुकूमत सब बंद है। अब या तो वह नहीं या मैं नहीं। मुरारी लाल चौंक कर, आप खून करना चाहते हैं? भगवंत सिंह, मैं चाहता हूँ उसका हाथ पैर टूट जाए, उसे याद रहे। मुरारी लाल, आप कहिए, मैं उसे समझा दूँ, डरा दूँ, धमका दूँ, डर जाएगा, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएगा। भगवंत सिंह हुजूर घबराकर उनकी ओर देखता है। मुरारी लाल, परेशान ना होइए, मुझे इतना मौका दीजिए, मैं उसे समझा सकूं। भगवंत सिंह कांपती हुई आवाज़ में, लेकिन हुजूर। घबराकर उनकी ओर देखता है, फिर धरती की ओर देखने लगता है। मुरारी लाल चौंक कर, क्या हो गया आपको? भगवंत सिंह हाफते हुए, अब क्या हो सकता है हुजूर? कातर दृष्टि से उनकी ओर देखता है। मुरारी लाल तीर दृष्टि से उनकी ओर देखता है। अरे, काँप क्यों रहे हो जी? तुम्हारी तरह का व्यक्ति तो मेरे देखने में नहीं आया। नाहक उस लड़के की जान लेना क्यों चाहते हो? तुम्हारे वंश में पैदा हुआ है, अभी उसके बाप को मरे साल भर भी नहीं हुआ है। तुम्हारी तबीयत तो शैतान की, तुम समझौता करने को भी तैयार नहीं हो। भगवंत सिंह, हाय राम, उठकर उनके पैर पर गिरते हुए, अब क्या होगा सरकार? अब तक जो होने को था हो चुका। मुरारी लाल चौंक कर, क्या हो गया? क्या हो गया होगा? भगवंत सिंह, अब तक तो वह मारा गया होगा हुजूर। मुरारी लाल, मारा गया होगा? कैसे मारा गया होगा? क्यों? भगवंत सिंह, उस दिन हुजूर ने कहा था। मुरारी लाल, मैंने कहा था? क्या कहा था? क्या कहता है बेईमान? मैंने कहा था कि पट्टीदारी के मामले में अपने भतीजे को मार डाल। खून करने को मैंने कहा था। भगवंत सिंह जोर से सांस लेकर, अब तो हो गया सरकार, अब क्या होगा? जो कुछ कहा जाए, मैं हाजिर हूँ। मुरारी लाल, क्या हाजिर हो? जितना आज दिया है उतना और। भगवंत सिंह कहता है। मुरारी लाल कुछ सोच कर, लेकिन अच्छा, उतना ही नहीं, उससे 4 गुना, इससे कम नहीं। भगवंत सिंह उतना तैयार नहीं है, उनकी ओर देखता है, फिर एकाएक धरती पर बैठकर पैर पकड़ लेता है। मुरारी लाल उसे पैर से ठेलकर, उससे कम नहीं, धरती फोड़कर, आकाश छेद कर, जहाँ से हो सके उससे कम नहीं। कुछ सोचकर बस चले जाओ, देखो यह होने ना पाए, उस लड़के को चोट ना लगे, सावधान। बस हो नहीं सकता। मैंने उसी दिन उसे अदालत में देखा था। अगर वह मेरा लड़का हुआ होता तो उसका वह सुंदर स्वस्थ मुख, उसकी वह रत्नार आँखें, एक बार किसी दिन यहाँ भी आया था। हाँ, याद आ रहा है। नहीं, उठो। भगवंत सिंह उठता है। चले जाओ, निकल जाओ, उसे चोट ना आए। खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं? भगवंत सिंह वहीं खड़ा होकर धरती की ओर देखता है। मुरारी लाल का मुख क्रोध और आशंका से लाल हो उठता है। पत्थर की तरह क्यों खड़ा है? भगवंत सिंह टूटते हुए स्वर में, मैं आदमियों को कह आया था, अब तक तो वह मारा गया होगा। मुरारी लाल दुख से, ओह, यह दूसरी मृत्यु, दोनों एक दूसरे से भयंकर। झुककर मेज पर सिर रख देते हैं। फिर एकाएक खड़े होकर भगवंत सिंह का हाथ पकड़कर, चले जाओ, मोटर से जाओ। और अगर अभी तक वैसा ना हुआ हो, कदाचित ईश्वर ने बचा दिया हो, तो फिर नहीं जाता शैतान। क्रोध के आवेश में उनका सिर हिल उठता है। भगवंत सिंह बाहर निकल जाता है। माहिर अली का भीतरी दरवाजे से प्रवेश होता है। माहिर अली, खाना तैयार है हुजूर। सॉरी। मुरारी लाल कुर्सी पर बैठकर पीछे की ओर सिर झुकाकर, माहिर अली उसके पास पहुंचकर, हुजूर। मुरारी लाल, क्या होगा? गहरा सांस खींचता है माहिर अली विस्मय में। कोई तकलीफ है? क्या हुआ सरकार? मुरारी लाल, इस बदमाश ने उसे मरवा डाला। माहिर अली, किसको? किसने? कब? मैं तो नहीं जानता। क्या? मुरारी लाल, इसी राय साहब ने, उस लड़के को जो उस दिन यहाँ इसकी शिकायत लेकर आया था, जिसे मैंने डांट दिया था, जो अपनी सरलता से यह कह गया था कि अगर मैं मारा गया तो उसके उत्तरदायी हुजूर होंगे। मैं देख रहा हूँ, उसने सच कहा था। माहिर अली सन्न होकर, मरवा डाला, अभी अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। राय साहब है ना? हाँ, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट है ना?
गिरफ्तार नहीं होगा, होगा भी नहीं। रुपया होना चाहिए, खून छिपा लेना क्या है, उसकी नई औरत और बूढ़ी माँ का क्या होगा, सरकार उनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। एकाएक फर्श पर बैठ जाता है मुरारी लाल। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माहिर अली, मैंने तो आपसे तभी कहा था उसे मरवा डालेगा, तो उसे मरवा कर यहाँ आया मुरारी लाल। उसे मारने के लिए बदमाशों को ठीक कर आया है, लेकिन शायद ईश्वर बचा ले। माहिर अली, उस दिन इस शैतान की कार्य से घबरा कर साथ ही साथ हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूल रहा है। कच्ची उम्र में गिरस्ती का बोझ पड़ गया हुजूर। उस शैतान के साथ उस लड़के का कोई सगा रिश्तेदार था, वह राय साहब से कर्जा ले चुका था। उसने अपने कान से सुना मैंने उस शैतान के बच्चे को सिखलाते हुए कि कह देना साहब से कि तुम उसके लौटने के नातेदार हो, उसके वालिद के मामू के लड़के हो, तुम्हारा एतबार साहब को होगा। मुरारी लाल, हूँ ज़रूर, ऐसी बात थी। उसके चेहरे से शैतानी टपक रही थी और मालूम होता है कि उसकी भी राय से वह मारा गया होगा। मनुष्य का स्वार्थ इसके लिए आदमी क्या नहीं कर डालता। कमीज़ का आस्तीन समेट कर इधर देखो, मेरे रोए फूट गए हैं, जैसे सिर में चक्कर आ रहा है। क्या समझते हो, अगर वह मारा गया तो उससे मेरी वजह। माहिर अली, मैंने पहले कहा था कि वह आप ही की वजह से मारा गया होगा। कानून के डर से इस बेईमान की हिम्मत इतनी नहीं होती। मुरारी लाल, संभल कर, मेरी वजह से नहीं माहिर। संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। आज इसने 10,000 दिया है, 10 रुपया देकर यह गवाहों को बिगाड़ देता, 1,000 भी नहीं खर्च होता और यह छूट जाता। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है। सज़ा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। आज यह मुझसे कबूल कर गया कि उसके मरवाने का इंतज़ाम वह कर आया है। अगर वह मारा गया और मैं चाहूँ भी इसे सज़ा दूँ तो सबूत नहीं मिलेगा। ऐसी हालात मेरी तबीयत, मेरी अंतरात्मा कहेगी इसे दंड देने के लिए और कानून कहेगा छोड़ देने के लिए। मुझे भी मजबूर होकर कानून की बात माननी पड़ेगी और वह छूट जाएगा। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसलिए यह सब हो रहा है। इससे रुपया लेकर मैंने कोई बुराई नहीं की। इसी तरह 10-5 हज़ार देना पड़ जाएगा और उसकी गर्मी स्वतः शांत हो जाएगी। चंद्रकला को भेजना। तो यहाँ पे जो मुरारी लाल है वह बता रहा है कि जो उसने किया है, जो पैसे लिए हैं, वह कोई अपराध नहीं है, क्योंकि अगर वो ये पैसे नहीं लेता तो जो भगवंत सिंह है वो 10-10 रुपए देकर आजकल 10-10 रुपए में गवाह बिक जाते हैं। यहाँ पर पूरी कानून व्यवस्था, न्याय प्रणाली को चित्रित किया गया है जो हमारे समाज में है कि किस तरह से कानून जो है वो केवल सबूतों के आधार पर चलता है और सबूत और गवाहों के आधार पर, और जो गवाह होते हैं वो किस तरह से पाई पाई में, कौड़ी कौड़ी में बिक जाते हैं। और इस तरह से जो अदालत होती है वो केवल सबूतों के आधार पर न्याय करती है और इस तरह से वह फिर छूट जाता। वो चाह कर भी उसको सज़ा नहीं दिलवा पाता, तो इसलिए उसने तो जो पैसे लिए हैं उससे बेहतर ही है, क्योंकि अगर वो नहीं लेता तो वो कोई और रास्ता निकाल लेता। इस तरह से जो मुरारी लाल है वो अपने आप को सही साबित कर रहा है। माहिर अली कहता है लेकिन खाना तो तैयार है। मुरारी लाल कहता है आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे इसका रंज है। क्या देख रहे हो, जाओ। इस तरह आज उपवास कर जाने से मुझे संतोष होगा। अधिक से अधिक यही सहानुभूति मैं उसके साथ दिखला सकता हूँ। देखिए कितनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। झूठी संवेदना एक प्रकार की कही जा सकती है, व्यक्त कर रहा है। केवल अपने आप को गिल्ट ना हो उसको, इसलिए वो ऐसा कर रहा है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा और उपवास रखूंगा, और इस प्रकार से मैं उसके साथ, उस 17-18 वर्षीय लड़के के साथ सहानुभूति दिखलाऊंगा।
माहिर अली का प्रस्थान होता है और मुरारी लाल दीवार की अलमारी खोलकर एक पुस्तक निकालते हैं। पुस्तक मेज पर रखकर उसके पन्ने पलटने इधर उधर करने लगते हैं। कई पन्ने इधर उधर उलट पलट कर पुस्तक को खुली मेज पर छोड़कर अलमारी से दूसरी पुस्तक निकालते हैं। उसके पन्ने भी जल्दी से उलट पलट कर देखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद मेज के किनारे खड़े होकर कुछ पढ़ते हैं। कभी कभी अंग्रेजी के अधूरे शब्द उनके मुंह से निकल पड़ते हैं। मुरारी लाल क्षण भर के लिए ऊपर छत की ओर देखते हैं और दूसरे ही क्षण पुस्तक उठाकर कमरे में फर्श पर फेंक देते हैं। पुस्तक के गिरने के साथ ही धाएं की आवाज भी आती है और वह कमरे के बाहर होकर गोसवारे से नीचे उतरकर बाईं ओर मुड़कर आड़ में हो जाते हैं। माहिर अली और चंद्रकला का प्रवेश होता है। कमरे में चारों ओर देखकर कहाँ है। चंद्रकला इस ओर के गोल कमरे की ओर बढ़ती है और माहिर अली दूसरी ओर से गोल कमरे की ओर आता है। मेज की ओर बढ़ता है। नहीं है ना माहिर अली? नहीं, उन्हें अफसोस हो रहा है। चंद्रकला धीमे स्वर में गाने लगती है। अब के सोचना बनेगा मालिक सीताराम हो। कई बार धीरे धीरे यही एक पंक्ति गाती है कि अब के सोचना बनेगा मालिक सीताराम हो और माहिर अली उसके मुंह की ओर देखने लगता है। माहिर अली, आपको तो गाना। चंद्रकला जैसे गनगना कर, मेरे मन में आया था कि बाबूजी से कह दूं कि वह बेचारा झूठ नहीं बिल्कुल सच कह रहा है। उसका हंस कर उनसे बातें करना उठकर चला गया तो जैसे वह कमरा सूना हो गया। गंभीर होकर यदि मैं पुरुष होती तो तब तो माहिर अली की ओर ध्यान से देखती हुई, हाँ अगर मैं मर्द होती तो ज़रूर कह देती और देखती कि किस तरह यह कमीना राय साहब राक्षस की तरह तो वह दुष्ट देखता है। देखो तो बाहर, आंखों से बाहर की ओर संकेत करती है। यहाँ पर देखिए, जब ये जो चंद्रकला है वो यह कह रही है कि यदि मैं मर्द होती तो ज़रूर यह कह देती, मतलब अपने मन की बात कह देती। एक स्त्री को अपने मन की बात रखने तक का अधिकार अब तो फ़िलहाल कुछ हद तक है कहीं कहीं, फिर भी आज भी जो स्त्रियां हैं वो ज़्यादा गंभीर जो मामले होते हैं उनसे दूर ही, घरेलू स्त्रियां ज़्यादातर अधिकतर संयुक्त परिवारों में तो दूर ही रखा जाता है इन सारी चीज़ों से। आपस में जो आदमी होते हैं, मर्द होते हैं, वही डिस्कस करते हैं हर चीज़ को, गंभीर समस्याओं को या कोई भी समस्याएं हैं स्त्रियां अपने विचार वहाँ रखना उनका पॉसिबल ही नहीं होता है। और एकाकी परिवारों में फिर भी आजकल स्त्रियां जो हैं वो सलाह मशवरा विचार विमर्श करती हैं और जो उच्च स्तरीय सोच या विचार वाले होते हैं वहाँ पे तो होता है। लेकिन उस समय 1934 की अवस्था दिखाई गई है, 1934 का समय दिखाया गया है, तो उसमें यहाँ एक बहुत ही उच्च स्तर की बात, बहुत ही समस्यात्मक यह कथन हो जाता है कि हाँ अगर मैं मर्द होती तो ज़रूर कह देती और देखती कि किस तरह यह कमीना राय साहब राक्षस की तरह तो वह दुष्ट देखता है। ठीक है, उसके बाद में माहिर अली का प्रस्थान हो जाता है। भीतरी दरवाजे से मनोरमा का प्रवेश होता है। मनोरमा की अवस्था चंद्रकला से 2 साल कम है और शरीर उसका कुछ दुबला और अर्धविकसित सा है, और जबकि मनोरमा जो है वो विधवा हो चुकी है, वो बाल विधवा है। बाल खुले और रुक्ष और अवस्थित हैं। बाईं ओर से बालों की एक लट दाएं कान से होकर सीधे आगे की ओर नीचे की ओर लटक रही है। उसकी आंखें नितांत चंबल और चमकती हुई हैं, चप्पल और चमकती हुई हैं। भौहों के बाल इतने लंबे हैं कि दोनों बगलों में दाईं और बाईं और घूमकर छोटे बड़े कई वृत्त बना रहे हैं। उसके शरीर का रंग बिल्कुल पच्छाही चंपे का है। मनोरमा दोनों हाथों में एक चित्र लेकर ध्यान से देखती हुई मेज की ओर बढ़ती है। मनोरमा कहती है, लो यह भी बन गया। चंद्रकला चौंक कर, बन गया आज ही? मनोरमा चित्र उसके सामने बढ़ाकर, देखो इसलिए ना तो मुझे अनंत काल तक रोकना चाहती थी। चंद्रकला कहती है, लेकिन अब तो व्यर्थ है, अब तो शायद वह संसार में ही नहीं रहा। मनोरमा, अरे क्या कह रही हो? चंद्रकला कहती है, उस दुष्ट राय साहब ने उसे मरवा डाला है। मनोरमा कहती है कि स्थिर आंखों से सामने दीवार की ओर देखती है। मरवा डाला? उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी पर भी उसे दया नहीं आई। अरे अभी तो वह फूल खिला भी ना था, उसने भी कोई अपराध किया होगा, उससे भी किसी का
थपकार हो सकता है। चित्र की ओर देखती हुई, नहीं जी नहीं, तुमने कहाँ सुना। चंद्रकला कहती है कि कहाँ बताऊँ। उसने बाबूजी से स्वयं स्वीकार किया कि उसी लिए 10,000 रुपया दे गया है। मनोरमा गंभीर होकर, अच्छा तो उसका मूल्य केवल 10,000, मैंने ही उसे उस दिन अमूल्य समझ लिया और इसलिए निष्प्रयोजन यह चित्र बनाने लगी, केवल अपनी कला की परीक्षा के लिए, कला के अमूल्य के लिए। संसार में जगह नहीं, तो अब इसे क्या करूं। चंद्रकला, मुझे दे दो या अपने पास रखो। मनोरमा, अपने पास यह आग और तुम्हारे पास भी नहीं, तुम क्या करोगी। चंद्रकला, तब क्या होगा। माहिर ने कहा था कुछ सोचकर, उसका विवाह हो चुका है ना। चंद्रकला, हाँ, लेकिन उसका विवाह नहीं होना चाहिए था। मनोरमा, तो इस तरह तो मेरा विवाह भी नहीं होना चाहिए था। चंद्रकला, इसमें क्या संदेह है। मनोरमा, लेकिन मेरे लिए तो संदेह है। 8 वर्ष की थी तभी शादी हुई, 2 वर्ष के बाद वह मर गए, तब से इधर 8 वर्ष बीत गया है। एकाएक चुप होकर चित्र ध्यान से देखने लगती है। यहाँ पर देखिए कि जब मनोरमा 8 साल की थी तब उसकी शादी हुई थी, फिर 2 वर्ष के बाद वह मर गई, अर्थात जब 10 वर्ष की हुई तब मर गई, और फिर इधर 8 वर्ष बीत गए। इसका मतलब है वह 18 वर्ष की है, और जबकि चंद्रकला है वह 20 वर्ष की है। आपको ये सब नोट कर लेना चाहिए। चंद्रकला, तुम्हें अपने विधवा होने का दुख नहीं। मनोरमा विस्मय के स्वर में, दुख गंभीर होकर, जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या, क्योंकि इतनी छोटी बालिका थी वह, तो उसका अनुभव उसे हुआ ही नहीं। चंद्रकला, तुम कह क्या रही हो। मनोरमा, मैं चुप होकर कुछ सोचने लगती है। चंद्रकला, हाँ, तुमने मुझे स्तंभित कर दिया है। मनोरमा कहती है मुस्कुराकर, संसार तो ईश्वरमय है, फिर माया है कहाँ। पर ईश्वर और माया की बात कहाँ से आ गई। बात तो यह थी कि यह चित्र क्या होगा। मनोरमा, यह चित्र किसी प्रकार उसकी स्त्री के पास भेज देना चाहिए। चंद्रकला, लेकिन वह क्या करेगी अगर वह अशिक्षित हो, उसके भीतर कला की भावना न हो। मनोरमा, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती। शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना, 2 शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। यह काम माहिर से हो सकेगा। किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचाना चाहिए। यहाँ पे मनोरमा कला और शिक्षा दोनों का आपस में कोई संबंध ना बताते हुए यह बताती है कि कला का संबंध तो भावना से है, और यदि उसके भीतर भावना है तो शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, और वह जो चित्र है वह माहिर के हाथों वह दोनों उसके पास भिजवाने के लिए प्लान बनाती हैं। चंद्रकला कहती है, खूब कह रही हो, सिर हिलाकर। चित्र बनवाया मैंने और भेज दूं उसके पास। मनोरमा, दान कर दो अपनी तरफ से, उसे इसकी जरूरत है। चंद्रकला, दूसरा बना दो, लेकिन वह कैसे होगा। चंद्रकला, क्यों नहीं होगा, इसे भी तो तुम्ही ने बनाया है। मनोरमा, लेकिन इसका आधार तो साकार था, निराकार तो कला की वस्तु नहीं है ना। ये जो बीच बीच में कोटेशन आते जा रहे हैं, जो संवाद आपको महत्वपूर्ण लग रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि कुछ जो यहाँ पे कला और साहित्य, शिक्षा, इन सब की, ईश्वर, माया, इन सब की बातें हो रही हैं। तो यह पैराग्राफ जब वो चंद्रकला और मनोरमा की बातें आपस में हो रही हैं, ये संवाद हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद कह रही है चंद्रकला चित्र की ओर संकेत करके, इसी को देखकर। मनोरमा, लेकिन तो फिर वह चित्र ना होकर फोटो हो जाएगा, यही भेज दो। चंद्रकला, तुम तो हट कर रही हो, इसका उपयोग वह किस रूप में करेगी। मनोरमा गंभीर होकर उसकी ओर एकटक देखती हुई, दिन को इसकी पूजा करेगी और रात को अपने हृदय पर लगाकर सो जाएगी।
चंद्रकला कहती है, ओह तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, ना मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी। मनोरमा, इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। यही तो लोग नहीं समझते। गंभीर होकर कुछ सोचने लगती है चंद्रकला। क्या सोच रही हो? मनोरमा कही, तुमने अभी कहा है कि मेरा व्यंग निष्ठुर होता है। चंद्रकला, मैं समझती हूँ ऐसा ही तुम उस अभागिनी स्त्री के साथ व्यंग कर रही हो जिसका संसार आज सूना हो गया होगा। मनोरमा, इसलिए तो कहा चित्र भेज दो, वह फिर किसी अंश तक भर उठेगा। सहानुभूति शब्दों में नहीं व्यक्त हो सकती बहन, कुछ करना चाहिए। आग के निर्मूल हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है। तुम धुएं की आग समझ रही हो। चंद्रकला, इसका मतलब? मनोरमा, यही कि तुम्हें उसके दुर्भाग्य का दुख है, लेकिन चित्र की ओर संकेत कर तुम उसके लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकती। यहाँ पे मनोरमा चंद्रकला से कह रही है। फिर चंद्रकला कहती है, लेकिन मैं तो इसे अपने कमरे में रखना चाहती थी। उसी दिन की स्मृति में उसका वह हंसना, उसकी रत्नार आंखें, लंबी लंबी उसका वह उभरा हुआ मस्तक और उस पर काले बालों की 2-4 लटें। पल भर में उसकी नजर कमरे में चारों ओर दौड़ गई। उसका हंसना तो जैसे एक साथ जूही के असंख्य फूलों का बरस पड़ना था। मनोरमा, तुम्हारा यह शब्द चित्र तो मेरे इस रेखा चित्र से बढ़ जाता है। चंद्रकला, सो कैसे? यहाँ पे मनोरमा कह रही है कि जो मैंने चित्र बनाया है वह जो तुम्हारा रेखा चित्र है, मतलब तुम जो शब्दों के माध्यम से उसका चित्र बना रही हो, वह मेरे इस चित्र से कहीं अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है। चंद्रकला उससे पूछ रही है कि सो कैसे हो सकता है। मनोरमा उससे बताती है कि जूही के फूलों की वर्षा तो मैं नहीं दिखा सकी। चंद्रकला कहती है, लेकिन मेरा चित्र कल्पना को जगा नहीं सकता और तुम्हारा तो उसे सहस्त्रमुखी कर देता है। मनोरमा कहती है, मेरा? चंद्रकला कहती है, हाँ, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है। चित्र को ध्यान से देखकर कहती है, जैसे अभी हंस पड़ा है। एक दिन के लिए, घड़ी भर के लिए यहाँ आए क्यों, जब इसी तरह चला जाना था। अब वह रजनीकांत को संबोधित करते हुए कहती है। चित्र को ध्यान से देखकर वह कहती है, चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? मनोरमा से चंद्रकला पूछ रही है। तो यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पर। उसकी ओर निर्निमेष देखती है, कैसा बनेगा यह? मनोरमा कहती है, चित्र में तो वह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा। चित्र में तो वह मरा नहीं, लेकिन तुम तो इतनी विकल हो रही हो जैसे तुम उसके प्रेम में। अपनी बात कहकर अधूरी छोड़ देती है। चंद्रकला कहती है, तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ। प्रेम 2-4 से तो नहीं हो सकता। और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी और वह उठता था। अब तो व्यय की मात्रा संचय से अधिक हो गई है। उसके साथ प्रेम की नहीं, विनोद की बात हो सकती थी। उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत बहलाई जा सकती थी। उसकी आंखों से आंसू चल पड़ते हैं कि आज के समाज के ऊपर कितना कटाक्ष किया है चंद्रकला के इन वाक्यों ने, इस संवाद ने। एक बार फिर से देखिए कि चंद्रकला कह रही है कि मनोरमा, तुम तो जानती हो कि प्रेम जो होता है वो 2-4 लोगों से नहीं किया जा सकता। और प्रथम दर्शन में जो लव एंड फर्स्ट साइड होता है, वहाँ उसका समय अब नहीं रहा। अब तो युग बदल गया है। और क्योंकि तब क्या होता था, जो रस होता था, हृदय का रस, अर्थात जो प्रेम परक जो हमारे भीतर भावना होती थी वह संचित होती थी। उसमें अनायास किसी और वह जब उठता था तो संचय की मात्रा होती थी। और वह जब प्रथम दर्शन में किसी के ऊपर अपना
जब सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए अर्पित हो जाती थी, तो वह प्रथम दर्शन का प्रेम था। लेकिन अब वह समय गुजर चुका है और क्योंकि संचय की से अधिक व्यय की मात्रा हो गई है, क्योंकि आज इस पर कल उस पर इस तरह के प्रेम में केवल विनोद की बात हो सकती है, प्रेम की नहीं, केवल खिलवाड़ हो सकता है और तबीयत बहलाई जा सकती है। लेकिन फिर भी उसके आंसू चल पड़ते हैं। मनोरमा उससे कहती है कि तुम रो रही हो। चंद्रकला छाती पर हाथ रखकर कहती है कि यहाँ दर्द हो रहा है, सांस लेने को जी नहीं चाहता। मनोरमा कहती है कि झूठ तो नहीं कहोगी, बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। चंद्रकला कहती है कि अब हाँ पूछो, अब किस अभिप्राय से झूठ कहूँगी, अब किस चीज़ को छुपाऊंगी और किस लिए छुपाऊंगी। फिर मनोरमा कहती है, मनोज बाबू से तुम्हारा चित्त टूट गया है क्या? चंद्रकला कहती है, लेकिन उनसे मेरा चित्त लगा कब था? कभी नहीं। तब तुमने क्यों कहा कि मैं जानती हूँ तुम किसे प्रेम करती हो? लेकिन उस समय तो किसी प्रकार जीवन के साथ समझौता करना था। फिर तुमने सत्य की कसौटी जो रख दी, आज मैं भी विधवा हो गई। छी, क्या बक रही हो, तीक्ष्ण है ना? तब फिर सत्य के लिए क्यों? सत्य तीक्ष्ण होता ही है। तुम्हें अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं है। मान लो यही बात है तो तुम्हें इस तरह रोना चाहिए। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मनोरमा कह रही है चंद्रकला से। यहाँ पे जो चंद्रकला ने कहा है कि मैं विधवा हो गई हूँ, तो यहाँ रजनीकांत मर गया है, उसके लिए चंद्रकला कह रही है, जबकि मनोरमा पहले से ही विधवा है। चंद्रकला कहती है कि कोई सुनेगा कैसे, मैं किससे कहूँगी? तुमने सुन लिया इसलिए कि मेरा सर्वस्व चले जाने पर सत्य यहाँ अंतिम आधार भी जाने लगा, बस इसलिए एकाएक कुर्सी पर बैठकर चित्र से अपना मुंह ढक लेती है। अंतिम आधार उसने चित्र को बताया है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। मनोरमा उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखती है, धीरे धीरे उसके बाल पर हाथ फेरने लगती है। मुरारी लाल का प्रवेश होता है। चंद्रकला जल्दी से उठती है, चित्र को मेज पर रखकर शीघ्रता से उनकी ओर देखकर भीतर निकल जाती है। मुरारी लाल कहता है, क्या हो गया है इससे? इसकी आंखें तो लाल हो रही हैं, जैसे रो रही थी। चंद्रकला, मनोरमा संकोच के स्वर में, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसी से उन्हें। मुरारी लाल आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठते हुए यहाँ पे मनोरमा बात बनाने की कोशिश करती है कि मैं जा रही हूँ, इसलिए चंद्रकला ऐसे भावुक हो गई है। लेकिन बाद में मुरारी लाल कहता है कि तुम जाना चाहती हो, क्यों? तुम्हारा कहीं घर नहीं है ना? कहीं घर बनाऊंगी, मनोरमा कहती है। मुरारी लाल कहता है, तब यही घर या बुरा है? उसका हाथ पकड़कर ध्यान से उसके मुख देखते हुए, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट है? संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं, वह तो मुझे यही 2 महीनों से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन, सुख की नींद, सुंदर वस्त्र। संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। गंभीर होकर यह सब होते हुए भी तो यह आपका घर है, मुझे अपना घर बनाना है, यहाँ पे मनोरमा कह रही है। ये भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे वह कह रही है कि मुझे यही 2 महीना मिल रहा है यह सुख। इसका मतलब है वह पिछले 2 महीने से चंद्रकला के साथ में रह रही है। मुरारी लाल मुस्कुराने का प्रयत्न करता है, लेकिन मेरे घर को ही अपना घर समझ लेने में तुम्हें अड़चन क्या है? मनोरमा कहती है, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। गंभीर होकर, कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। अपना हाथ खींचकर मेज की दूसरी ओर खड़ी होती है। मुरारी लाल, तुम्हारा हृदय प्रेम से नहीं। मनोरमा ओठ पर उंगली रखकर, इसलिए कि मैं विधवा हूँ। मुरारी लाल, लेकिन तुमने तो अपने प्रेमी का मुख भी नहीं देखा, तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं। मनोरमा, इन आँखों से तो कभी नहीं देखा, लेकिन कल्पना की आँखों से नित्य देखती हूँ, नित्य। 20 वर्ष का स्वस्थ सुंदर सम्मोहक शरीर, चंद्रमा सा मुख, कमल सी आंखें, कमान सी भौहें, घने काले नीलम से चमकीले बाल। आंख बंद कर वह स्वरूप इस समय मेरे सामने आ गया है। देखिए तो शायद आपको भी देख पड़ जाए।
यहाँ पे हम लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की शैली पर यदि बात करते हैं तो उनकी शैली बहुत ही रेखा चित्रात्मक शैली है। एकदम चीज़ों को एकदम सामने बिंब बना देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मुरारी लाल जी कहते हैं अन्यमनस्क होकर मुझे तो देख पड़ रहा है यह चित्र, यही तो नहीं है। अरे यह तो रजनीकांत का चित्र है, उस लड़के का। उफ। मनोरमा चित्र की ओर देखती हुई, अच्छा नहीं बना क्या? मुरारी लाल बिल्कुल वैसा ही जैसा वह है था वैसे ही। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह था। उफ, यह तुमने क्यों बनाया? लेकिन मनोरमा कहती है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह था। चित्र तुमने क्यों बनाया? किस लाभ से तुमने बनाया? मनोरमा की ओर देखता है। इस चित्र से तुमको क्या फायदा था? मनोरमा कहती है, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, वसंत आ रहा था। आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी। मैंने उसका चित्र बना दिया। मुरारी लाल, तुम भी एक समस्या हो। मनोरमा, यह आपको कैसे मालूम? मुरारी लाल, इसलिए कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। मनोरमा कहती है, लेकिन आप इसकी कोशिश क्यों करते हैं? मुरारी लाल, तो क्या ना करूं? मनोरमा, हरगिज नहीं। आप ही सोचिए, दूसरों के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? और यह उचित भी नहीं है। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं। मुरारी लाल, मैं तो इसे केवल परिहास नहीं, सत्य बनाना चाहता था। मनोरमा, सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता, या कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, यह सब कुछ सत्य हो उठता। इन चीजों की बुराई निकल जाती। मुरारी लाल, अच्छा तो तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जा सकती हो। मनोरमा मुस्कुराकर, सत्य का सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया। सिर हिलाकर, आप मुझे रोकोगे क्यों? मुरारी लाल कड़े स्वर में, मैं तुम्हें बुलाने भी नहीं गया था। मनोरमा, आपकी लड़की ने मुझे बुलाया था चित्रकला सीखने के लिए। मैं यहाँ मजदूरी करने आई थी। इसमें आपकी कोई बड़ी अनुकंपा नहीं है, और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं स्वीकार कर लूँगी कि मैं आपके यहाँ सम्मान के साथ रही। इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। बस शायद अब आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। मुरारी लाल, तुम चुप नहीं रहोगी? मनोरमा, भय की बात तो मैंने सीखी नहीं। लाल आंखों का असर अगर मेरे मन पर कुछ भी पड़ता तो अब तक तो मैं कभी की खो बैठी होती अपना चरित्र, और अब तक नरक की सबसे निचली तह में पहुंच गई होती। एक चित्र मैंने आपका बनाया है, एक चंद्रकला का, एक मनोज बाबू का, और एक चौथा चित्र यह है। चित्र उठाकर 3 चित्र आप लोग ले लीजिए, मैं इसे ले जाऊंगी। मुरारी लाल, पता नहीं रजनीकांत को इस समय क्या दशा होगी, जीता होगा या मर गया होगा। मनोरमा, मेरे लिए क्या, घड़ी भर के लिए यहाँ आकर मेरी कला को जगा गया। इतना सुंदर चित्र अब तक मेरे कलम से नहीं बना, यही मेरा अंतिम चित्र होगा। मुरारी लाल, अंतिम क्यों? मनोरमा, मैं ऋषिकेश जाऊंगी, रंग और कलम गंगा में फेंक कर माला लूंगी। मुरारी लाल, इसी अवस्था में? मनोरमा, और नहीं तो क्या मरने के समय, जब उंगलियां माला के साथ खिलवाड़ न कर सकेंगी, जब हाथ कांपने लगेगा तब? मुरारी लाल, चंद्रकला को भेजो तो नहीं, मैं ही जाऊंगा। मुरारी लाल का भीतरी दरवाजे से प्रस्थान। मनोरमा इधर उधर की चित्र पर उंगली घुमाने लगती है। माहिर अली और मनोज शंकर का बातें करते हुए प्रवेश। माहिर अली, ना कहिएगा, अभी आप सब नहीं जानते, मेरी तबीयत घबरा रही है।
माहिर अली बिस्तर और चमड़े का सूटकेस बाईं और की गोल कोठरी में लेकर चला जाता है। मनोज शंकर आगे बढ़कर मेज के पास कुर्सी पर बैठता है और मनोरमा के हाथ से चित्र लेकर देखने लगता है। मनोज शंकर, प्रसन्न तो हो? मनोरमा, मैं? मनोज शंकर, हाँ तुम। यहाँ तो कोई है जिसे पूछ रहा हूँ। वाह, कितना सुंदर चित्र है। चित्र देखने में जैसे तन्मय हो जाता है। मनोरमा उसकी ओर देखती रहती है। यह चित्र बिल्कुल कल्पित है। मनोरमा, नहीं, एक लड़का यहाँ कई दिन हुए आया था। इसी परगने का कोई जमींदार था। इसके बाप को मरे अभी साल भर भी नहीं हुए और उसे भी जैसे कि सुनती हूँ कि किसी राय साहब और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ने मरवा दिया। मनोज शंकर, ओह, माहिर अली इसी के संबंध में कह रहा था, चित्र की ओर देखते हुए। मालूम होता है अब हंस देगा। इतना सुंदर और सरल यौवन के द्वार पर तुम्हारी यह भावना अभी नहीं मरी? एकाएक गंभीर हो उठता है। मनोरमा, आज से तुम्हारी परीक्षा थी ना? मनोज शंकर, थी तो, लेकिन अब परीक्षा नहीं दूंगा। राजनीति का काम करना है क्या? नहीं, तब बीमार हूँ। गहरी सांस लेता है। मुरारी लाल और चंद्रकला का प्रवेश होता है। मनोज, तुम कहाँ परीक्षा नहीं दी? मनोज शंकर, जी नहीं। मुरारी लाल, क्यों? मनोज शंकर, कोई लाभ नहीं। रुपया नहीं मिला क्या? मिला तो तब। रुपया मिला इसलिए परीक्षा छोड़कर चला आया। मुरारी लाल, लेकिन मैं पूछता हूँ क्यों, किस लिए? लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए कि अभी 15 दिन हुए मुझे 400 रुपया आपने भेजा था। फिर 200 और क्यों भेजा? मुरारी लाल, तुम्हारे आराम के लिए। यहाँ पे मनोज शंकर अपनी परीक्षा छोड़कर आ गया है और पहले वो उससे बात करता है मनोरमा से। उसके बाद में मनोरमा से वह पूछता है कि यह चित्र तुम्हारे हाथ में है, यह किसका है? क्या कोई कल्पना है? तब वह बताती है, यह कल्पना नहीं है, यह बल्कि एक लड़का था जो यहाँ आया था। कोई जमींदार का बेटा था जिसको किसी राय साहब और ऑनरेडी मजिस्ट्रेट ने मरवा दिया। मनोज शंकर फिर कहता है कि अच्छा, माहिर अली इसी के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद में उन दोनों की बातचीत चलती है और फिर मुरारी लाल आ जाता है और पूछता है कि तुम अपनी परीक्षा छोड़कर वापस क्यों आ गए? तब वो बताता है कि आपने मुझे 400 रुपये भी भेजे थे, उसके बाद में फिर से इतनी जल्दी 200 रुपये क्यों भेज दिए? उसी के निमित्त मैं आया हूँ। तो मुरारी लाल कहता है कि तुम्हारे आराम के लिए भेजे थे। आपको केवल 600 रुपये वेतन मिलता है और 600 आपने मुझे भेज दिया। घर का काम कैसे चलेगा, इसकी चिंता तुम्हें क्यों? इस संदेह में इस प्रकार आपके नैतिक पतन की संभावना है। अपना सारा वेतन मुझे देकर आप अनुचित रीति पर अपने लिए रुपए। मुरारी लाल, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या? मनोज शंकर, चित्र उठाकर, आप कह सकते हैं यदि यह मारा गया हो तो इसमें आपका अपराध किस अंश तक होगा? तीव्र दृष्टि से उनकी ओर देखता है मुरारी लाल संदेह से। तुम्हें क्या हो गया है? मनोज शंकर गंभीर होकर, आज 15 दिन से बाबूजी के बराबर स्वप्न में देखता हूँ। मेरा मानसिक रोग बढ़ गया है। जोर से सांस लेकर कलेजे से लौ उठकर जैसे आग फोड़कर निकल जाना चाहती है। यही दशा रही तो मैं 10-5 दिन भी नहीं जी सकता। मेरे मरने से आपका क्या लाभ होगा? मुरारी लाल की ओर ध्यान से देखने लगता है। मुरारी लाल, मैं तुम्हें अपने पुत्र से किसी अंश में भी कम नहीं समझता। मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोर। मनोज शंकर, 10 वर्ष का समय निकल गया। आप रुपए के बल पर मुझे विनोद और ऐश्वर्य में अंधा बना देना चाहते हैं, जिससे मैं आपसे ना पूछूं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की, बाबूजी ने आत्महत्या क्यों की। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है यह रहस्य मुझसे दूर होता चला जा रहा है, लेकिन मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा में जो आग लगी है वह कितनी दारुण है। आप उसे देखना नहीं चाहते? इस तरह कब तक मेरा प्राण बचेगा? मुरारी लाल उद्वेग से उसकी ओर देखने लगता है। सामने की ओर में कई आदमी एक चिंडोला लेकर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे हिंडोला होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चिंडोला इसमें प्रिंट है, और बंगले के बरामदे में उतार देते हैं।
मुरारीलाल चौंक कर देखता है और आगे बढ़ते हैं, बरामदे में पहुंच जाते हैं। मुरारीलाल रजनीकांत, अंत में हो गया, मरवा ही डाला उस बदमाश ने। चंद्रकला जल्दी से लाश के पास आती है। रजनीकांत आंख खोल देता है और चंद्रकला की ओर देखने लगता है। उसका सिर फट गया है, खून की धार सिर से नीचे होकर नीचे पैर तक चली गई है, जिसमें कुर्ता धोती रंग गई हैं। चंद्रकला क्षण भर उसकी ओर देखती है। चंद्रकला अब भी मुस्कुराहट, फिर रुमाल से अपना मुंह दबाती हुई भीतर चली जाती है। माहिर अली वहीं फर्श पर रजनीकांत की लाश के पास बैठ जाता है। माहिर अली मार डाला बदमाशों ने, हड्डियां टूट गई हैं। मुरारीलाल झुककर रजनीकांत की ओर देखने लगते हैं। यहीं पर नाटक का पहला अंक समाप्त हो जाता है। अगर हम नाटक के पहले अंक की शॉर्टकट में रिव्यू दें तो हम देखते हैं सर्वप्रथम कि जो भगवंत सिंह होता है, भगवंत सिंह हरनंदन सिंह को भगवंत सिंह लेकर आता है। कहाँ लेकर आता है? मुरारीलाल के पास, और 10,000 रुपये देकर और 500 रुपये माहिर अली को देकर उससे, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट है माहिर अली, इसलिए मुरारीलाल, और माहिर अली उसका मुंशी है, इसलिए वो उसको 10,000 रुपये भगवंत सिंह देता है कि जो रजनीकांत है वहाँ उसके साथ जो भी करे तो मुरारीलाल उसके पक्ष में फैसला करे, उसे न्याय प्रणाली से बचा ले, मतलब कानूनी रूप से उसे बचा ले भगवंत सिंह को। इसलिए वो उसके पास आता है और 10,000 रुपये देता है। और बाद में जो मुरारीलाल होता है उसको यह नहीं पता होता है कि भगवंत सिंह उसको मार ही डालेगा रजनीकांत को। फिर वो बताता है कि मैंने तो उसको वो मुरारीलाल कहता है मैं उसको समझाऊंगा। भगवंत सिंह उससे कहता है कि मैंने तो उसको मारने के लिए सुपारी दे दी है, अब तक तो उसका काम तमाम हो गया होगा, वो मर गया होगा। जिस पर मुरारीलाल बहुत आश्चर्यचकित होता है और उससे कहता है कि जाओ, अभी जाओ अपनी गाड़ी से और जल्दी से जाके उसको बचा लो। अगर उसको वो बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि मतलब फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा, या तो तुम मुझे इसके 4 गुना पैसा दोगे। तो वो कहता है, भगवंत सिंह कहता है मेरे पास 4 गुना पैसा तो नहीं है इस वक्त। फिर वो कहता है इससे कम में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम जाओ बचा लो। एक तरफ वो पैसे की डिमांड भी करता है और दूसरी तरफ वो कहता है कि तुम जाओ और उसे बचा लो, क्योंकि जो मुरारीलाल है कहीं ना कहीं उसने एक मनोज शंकर, जिसको वो पढ़ा लिखा रहा होता है, उसके पिता को भी इसी तरह से उसके पैसे हड़प लेता है। जो उसका दोस्त होता है वो आत्महत्या कर लेता है। उस गिल्ट को उससे वो अभी उभर नहीं पाता है कि पैसे का लालच उसको होता है, लेकिन अब दूसरा जो बोझ है उसके अंतर्मन पर वो पढ़ने जा रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि जाओ उसको बचा लो। इतने में ये सारी बातें जो होती हैं, फिर भगवंत सिंह वहाँ से चला जाता है और हरनंदन सिंह भगवंत सिंह दोनों चले जाते हैं। इधर चंद्रकला और मनोरमा का वार्तालाप होता है। चंद्रकला जो मुरारीलाल की बेटी है, मनोरमा जो चंद्रकला की सहेली है, जो कला की मतलब जो पेंटिंग्स वगैरह बनाती है, तो उसने पेंटिंग एक बनाई है जो चंद्रकला को कला में निपुण कर रही है। उसने रजनीकांत की एक पेंटिंग बनाई है चंद्रकला के लिए और उस पेंटिंग का नाम रखा है यौवन के द्वार पर। और उसके पश्चात जब इन दोनों की बात होती है, चंद्रकला को पता चल जाता है कि मेरे पिता की वजह से जो रजनीकांत है उसकी हत्या हो गई है, भगवंत सिंह ने उसे मरवा दिया है। तो वो जो चित्र होता है वो कहती है कि अभी इस चित्र को क्या करना चाहिए, इस चित्र को रजनीकांत की, वो लोग माहिर अली से सुन चुके होते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है, तो मनोरमा कहती है कि उसकी पत्नी को यहाँ भेज दो। उसके पश्चात जो चंद्रकला होती है वो कहती है कि उसकी पत्नी को कला का क्या ज्ञान, और वो तो इस चित्र का उसका कोई मोल नहीं है, वो तो अशिक्षित है। यहाँ पे मनोरमा उसको कहती है कि कला का भावना से जुड़ाव होता है और इसलिए भावना अगर है तो शिक्षा का कोई मोल नहीं रहता है, और कला का पारखी
भावना सहित है अगर, तो वह पार्क ही होता है। यहाँ पे कला, साहित्य और शिक्षा, इन सब की बात चलती है चंद्रकला और मनोरमा के बीच में। उसके बाद में मुरारी लाल आ जाता, मनोरमा जाने लगती है तभी मुरारी लाल आ जाता है। यहाँ पे मुरारी लाल मनोरमा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसको बुरी नज़रों से देखता है। उसके पश्चात मनोरमा जो होती है वो बैठी ही होती है। तब तक मनोरमा उसको कटु कटु वचन कहती है और फिर उसके पश्चात मनोज शंकर भी वहीं आ जाता है और मनोज शंकर मनोरमा के हाथ में वह चित्र देखता है। जब वह चित्र देखता है मनोज शंकर मनोरमा के हाथ में, तो वह पूछता है कि यह तुम्हारी कल्पना से तुमने बनाया है? तो मनोरमा कहती है नहीं, यह एक लड़का था रजनीकांत, यहाँ एक दिन आया था और मैंने सुना है कि अब उसकी हत्या हो गई है। फिर वो कहता है अच्छा, मैंने भी माहिर अली से सुना है, और माहिर अली इसी के बारे में बातें कर रहा था। उसके पश्चात तो ये बातें कर ही रहे होते हैं ये लोग। मनोज शंकर से मुरारी लाल पूछता है कि तुम अपनी परीक्षा छोड़कर क्यों आ गए, तुम्हारी तो परीक्षा थी। मुरारी लाल से मनोज शंकर कहता है कि मैं इसलिए परीक्षा छोड़कर आ गया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने मुझे 400 रुपये भेजे थे, उसके पश्चात आपने मुझे फिर से 200 रुपये भेज दिए, जबकि 600 रुपये आपकी तनख्वाह है। इस लिहाज से आपने एक महीने में 600 रुपये मुझे ही भेज दिए, तो जो अपना खर्चा है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। इसलिए मैं आ गया हूँ। आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है और मेरे स्वप्न में रोज़ पिताजी मेरे आते हैं और मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी। आप इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा यह प्रश्न का ना तो जवाब दे रहे हैं, ना ही मुझे इस प्रश्न तक पहुँचने दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन मैं अपने पिता के इस रहस्य से दूर होता चला जा रहा हूँ और उसके पश्चात यह सारी बातें चल ही रही होती हैं। जो मुरारी लाल है वो बहुत घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें अपने पुत्र के समान मानता हूँ और तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम यह सब करोगे तो मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। मेरे मन की इच्छा है, जिस तरह से अगर मेरा पुत्र कोई परीक्षा छोड़ के ऐसा करता तो मैं उस पर गुस्सा होता, उसी तरह से मैं भी तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। जिसके लिए चोरी करे, मैं जिसके लिए चोरी कर रहा हूँ वही मुझे चोर कह रहा है। इस तरह से फिर मनोज शंकर कहता है कि 10 वर्ष का समय बीत गया है और फिर भी यह रहस्य मुझे दूर होता चला जा रहा है, इस तरह तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर उसके बाद तभी जो दालान है, जो बरामदा है, वहाँ पे रजनीकांत कुछ लोग आते हैं हिंडोला लेकर और बरामदे में रख देते हैं। उस पर रजनीकांत की लाश होती है। चंद्रकला जो होती है वो जाती है रजनीकांत की लाश के पास में और वह देखती है कि अभी भी रजनीकांत के मुख पर मुस्कुराहट है सदा की भांति। और फिर चंद्रकला अंदर चली जाती है और माहिर अली जो है वह भी बाहर निकल कर आ जाता है, जो कोठरी में चला गया था। कहता है माहिर अली जो मुंशी है मुरारी लाल का, कहता है कि मार डाला बदमाशों ने, इसकी हड्डियां तक तोड़ डाली। इस तरह मुरारी लाल झुककर रजनीकांत की ओर देखने लगते हैं और इस तरह से नाटक के प्रथम अंक का समापन होता है। तो हम मिलते हैं बहुत जल्द नाटक के अगले अंक में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। आप लोग जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगे उनके नोट्स बनाइए। पहले बहुत सारी चीज़ें एक साथ बना लीजिए, फिर जो जो चीज़ें आपको याद होती चली जाएं या जो चीज़ें आपको बहुत ईजी लगे, बहुत ईजी वे में आपको याद होती चली जाएं, नोट्स ऐसे बनाइएगा जिससे आप बहुत जब वो परीक्षा देने जा रहे होंगे, क्योंकि ये जो नोट्स आपके होंगे ये केवल नेट या जेआरएफ की परीक्षा तक ही आपके साथ नहीं निभाएंगे, बल्कि आप नेट जेआरएफ करने के बाद में जब हायर की परीक्षा देंगे, चाहे किसी भी स्टेट की दें, तो यूपी मस्ट है। यूपी के पाठ्यक्रम में सिंदूर की होली लगा हुआ है और इसलिए आपके ये जो नाटक है आपका वहाँ भी साथ देगा। तो आप ऐसे नोट्स बनाइए कि आप जब भी नोट्स 2-3 पेज का बनाइए और जब भी आप पढ़िए तो आपके ये नाटक के जो तथ्य हैं, नाटक की जो कहानी है,
पूरी आपके जहन में घूम जानी चाहिए। इस तरह से आप नोट बनाइए। फिर उसके बाद में आप शॉर्ट्स नोट भी बनाइए और एक तथ्यात्मक नोट्स भी बनाइए, 2 नोट्स बनाइए आप। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए और अपनी तैयारी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं बहुत जल्द इस पर शॉर्ट्स वीडियो भी लेकर आऊँगी, ताकि आप परीक्षा की में कभी कभी ऐसे जैसे कि 20 मिनट 25 मिनट में चीज़ों को फिर से रिकॉल कर पाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।